हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। दोस्तों, हाँ, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, ये कितने स्तरीय है, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। दोस्तों, इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से आज हम मेरे दोस्तों आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। सबसे हम पहले पंचायती राज व्यवस्था से पहले हम उस शब्द की बात करेंगे जिससे गांव के विकास की नींव रखी गई है। यदि हम बात करें स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करें तो ये स्थानीय स्वशासन, अगर हम वंश की बात करें कि गांव में ऐसा कौन सा वंश है, उसमें गांव में पंचायतें होती थी, गांव में सभाएं होती थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो है चोल वंश। यदि हम वास्तविक रूप से स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना हमारे यहाँ पर 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। यानी यदि हम बात करें स्थानीय स्वशासन क्या है, यानी स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी ये छोटे स्तर पर सरकार होती है। लॉर्ड रिपन इनका कार्यकाल है 1880 से 1884। इसी बीच में 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय पर स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई और स्थानीय स्वशासन की मजबूती है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव रखा। यानी लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव रखा स्थानीय स्वशासन की मजबूती हेतु। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो अंग्रेज हैं, इन्होंने भी सोचा था कुछ। तो 1882 में जो प्रस्ताव रखा है, इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो जो 1882 में लॉर्ड रिपन के समय पर स्थानीय स्वशासन की मजबूती हेतु जो प्रस्ताव रखा गया था, उसी को मेरे प्यारे दोस्तों स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यदि हम बात करें आगे कि ये तो एक अंग्रेजों के द्वारा है, हम धीमे धीमे पंचायती राज व्यवस्था पर आने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देश आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हो रहा था, और संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो जो गांधी जी हैं, हमें संविधान सभा के सदस्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिन अनुच्छेदों में गांधी जी की फिलॉसफी, गांधीवाद, गांधी जी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे संविधान का आर्टिकल 40, उसमें व्यक्तिगत रूप से संविधान का जो आर्टिकल 40 उसमें लिखा गया है कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगा, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। लेकिन गांवों का विकास करने के लिए, क्योंकि पहले गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तो गांव का विकास करने के लिए 1952 में गांव का विकास करने के लिए 1952 में गांव का विकास, देश का विकास, गांव देश का विकास करने के लिए 1952 में योजना आयोग ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया 1952 में। ये जो कार्यक्रम चलाया है, ये देश के विकास के लिए चलाया है। लेकिन ये कार्यक्रम कहाँ तक साबित हुआ है, इसकी जांच करने के लिए 1956 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता
समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया? 1956 ईस्वी में। किसने किया था ये? योजना आयोग ने। यानी मेरे प्यारे दोस्त, ये जो योजना आयोग है इसने बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसलिए किया था कि हमने जो विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कहाँ तक कारगर साबित हुए हैं, कहाँ तक नहीं, आप इसकी जांच कीजिए और बताइए। तो जब बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी जांच की तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप पाए गए। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1957 में, और 1957 में रिपोर्ट पेश की। इन्होंने कहा कि यदि देश का आपको विकास करना है तो जो केंद्र होकर राजधानी में लोकतंत्र बैठा है उसका आप विकेंद्रीयकरण कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात आई तो एक बात आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो एक क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, एक आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक किसे कहा जाता है, और एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है, और एक क्वेश्चन आता है कि आधुनिक पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है, और एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है, या शिल्पी किसे कहा जाता है, या वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे समय आएगा हम आपको इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आपको बताते चलेंगे। तो पहली बात आई थी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन की मजबूती हेतु 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव रखा अंग्रेजी सरकार के पास। जो प्रस्ताव रखा उसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव कब रखा था? 1882 ईस्वी में। और यदि हम बात करें इसके बाद में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अगर हम जनक की बात करें तो कौन होगा? लॉर्ड रिपन। और यदि हम अगर आगे चलते हैं तो 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए उनकी जांच हेतु कहाँ तक कारगर हुए हैं, उनकी जांच हेतु योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसका नाम, एक समिति बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1957 में। इस समिति ने बताया कि हमें विकास यदि करना है तो हमें जो लोकतंत्र केंद्र में केंद्रीकरण हो गया है इसका हमें विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, इसको हमें गांवों की तरफ भेजना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता। यानी बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक। इन्होंने ही कहा था कि जो जनता है, जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जो प्रशासन है, प्रशासन के कारण या प्रशासन की वजह से जनता हमें इन कार्यक्रमों में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जनता को यदि जब तक जनता इसमें भाग नहीं लेगी तब तक ये कार्यक्रम कारगर साबित नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का गांव है नागौर, राजस्थान का एक जिला है नागौर, उस नागौर की एक तहसील है बगदरी, उस गांव से पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई। यानी अगर हम बात करें नागौर राजस्थान में पड़ता है और नागौर जिला का एक तहसील है बगदरी,
इस बगदरी तहसील से पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई। पंचायती राज संस्था यानी पंचायती राज संस्था की स्थापना कब हुई? तो पंचायती राज संस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहां से हुई थी? राजस्थान का जिला है नागौर, नागौर की तहसील बगदरी से पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई। और जब ये संस्था की स्थापना हुई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी स्थापना के समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये स्थापना की, इसीलिए पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। अगर हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक है बलवंत राय मेहता। और यदि हम बात करें पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक गांव में पंचायती राज संस्था की स्थापना की। और एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना प्रायोगिक तौर पर कहां की गई? अगर बात आती है प्रायोगिक तौर पर, तो प्रायोगिक तौर पर आंसर आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। यानी प्रायोगिक तौर पर कहां पर पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई? तो आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में तो ये वास्तविक रूप से इसकी स्थापना हुई, लेकिन एक प्रयोग के तौर पर कहां पर हुई? आंध्र प्रदेश में। और यदि हम आंध्र प्रदेश में वास्तविक रूप से देखें तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई। तो जैसे ही ये पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई, ये पंचायती राज संस्था कारगर साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि यदि कोई राज्य चाहे तो कर रहा था, कोई राज्य चाहे तो नहीं इसकी स्थापना कर रहा था। राज्य नहीं चला पा रहा था, क्योंकि जब तक इसका संविधान में उल्लेख नहीं होगा तब तक ये कारगर साबित नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस संस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है उसके अगर वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है या लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं शासन प्रशासन के, तो कोर्ट में जा सकते हैं आप लोग। तो यदि हम बात करें कि संवैधानिक दर्जा की, संवैधानिक दर्जा से पहले अगर हम पंचायती राज की बात करें, ये कहां पर इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य चाहे तो पंचायती राज संस्था का गठन कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के गठन की जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 40 में है। 1977-78 में सरकार बनती है मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई ने एक आयोग बनाया, एक समिति बनाई अशोक मेहता की अध्यक्षता में। अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई 1977 में। और 1977 में जो अशोक मेहता ने जो समिति बनाई, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1978 में। ये पंचायती राज संस्था से ही संबंधित है। और 1978 में अशोक मेहता समिति ने जैसे अपनी रिपोर्ट दी और अपनी जो पंचायती राज संस्था है, अशोक मेहता समिति ने कहा कि ये जो पंचायती राज संस्था है, जब तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दे देते, जब तक इसका संविधान में उल्लेख नहीं कर देते, तब तक ये कारगर नहीं होगी। इस संस्था का संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, इस संस्था को संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस समिति की सिफारिश पर दर्जा दिया गया,
पहली मांग इनकी थी संविधान का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पंचायती राज संस्था है, ये संवैधानिक दर्जा इसको कैसे मिला, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो अशोक मेहता समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद में तमाम सरकारें आई। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, 1984 तक रही। 1984 के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद में राजीव गांधी की सरकार बनी, और राजीव गांधी की सरकार के द्वारा एक लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इस समिति से पूछा गया कि ये जो पंचायती राज संस्था है ये कैसे कारगर हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि जब तक हम इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं देते तब तक ये कारगर नहीं होंगी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर, लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर राजीव गांधी की सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। ये पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था। 65वां संविधान संशोधन, ये जो 65वां संविधान संशोधन किया गया, 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में ये नगर पालिका से संबंधित है। तो ये जो नगर पालिका यानी 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 और 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989, यानी ये दोनों के दोनों विधेयक 1989 में लाए गए। ये 1989 में लाए गए, और ये पंचायती राज संस्था से संबंधित था 64वां संविधान संशोधन, और 65वां संविधान संशोधन नगर पालिका परिषद से संबंधित था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नगरीय व्यवस्था से, नगरीय व्यवस्था यानी नगरीय व्यवस्था, नगर निगम, उस तरीके से ये संबंधित था। लेकिन ये दोनों के दोनों विधेयक रखे गए लोकसभा में। ये लोकसभा में मैं इसीलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये लोकसभा में रखे गए 1989 में, और 1989 में ही राजीव गांधी की सरकार गिर गई। जब यह सरकार गिर गई तो दोनों के दोनों विधेयक भी क्या हो गए थे, निरस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा ने उसको पास कर दिया, वो राज्यसभा में जाता है और लोकसभा हो जाती है भंग, तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल भी खत्म हो जाता है। यदि कोई बिल राज्यसभा में रखा गया है और लोकसभा, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाता है, तो लोकसभा यदि भंग हो जाती है तो वो बिल भंग नहीं होगा, वो आगामी सरकार के लिए रखा रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोकसभा में रखा गया। लोकसभा 1989 में हो गई थी भंग, और 1989 भंग होने की वजह से दोनों ही विधेयक क्या हो गए थे, निरस्त हो गए थे। 64वां संविधान, आज हम 73वां और 74वां जो पढ़ने वाले हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम 64वां और 65वां संविधान संशोधन पढ़ रहे होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये निरस्त हो जाता है विधेयक, 1989 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है गठबंधन की। धीमे धीमे समय बीतता है। 1990 में, 1991 में चुनाव हो रहे थे भारत में लोकसभा के। 1900 चुनाव प्रचार के समय पर ही राजीव गांधी की हत्या लिट्टी आतंकवादी संगठन के द्वारा की जाती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरा देश
कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, पूरा का पूरा वोट कांग्रेस को मिला और कांग्रेस सत्ता बनाने के पक्ष में आई। और कांग्रेस की जैसी सरकार बनी 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का जो सपना था पंचायती राज संस्था को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात जो थी, संवैधानिक दर्जा जो देने की बात थी, उनका सपना साकार होगा। तो उनका सपना साकार करने के लिए ये लक्ष्मीमल सिंघवी की जो सिफारिश थी वही आगे चल करके संविधान में संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992। ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, ये विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में रखा गया। लोकसभा ने इसको पास कर दिया। ये विधेयक 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में रखा गया। इसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया। ये विधेयक 20 अप्रैल 1953 को राष्ट्रपति की टेबल पर गया। उन्होंने भी इसको पास कर दिया और पास करने के बाद में 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। और ये जैसे ये लागू हुआ, इसी 24 अप्रैल को हम पंचायती राज के दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 73वां हम पंचायती राज संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। पंचायती राज संस्था यानी पंचायती राज संस्था के बारे में टॉपिक है और पंचायती राज संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन हल्का हल्का हम नगर निगम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो नगर निगम है 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन, ये जो 74वां संविधान संशोधन है ये 1992 में रखा गया लोकसभा में। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इसको नाम 74वां संविधान संशोधन 1992 इसको जाना जाता है। ये 22 दिसंबर 1992 को ये रखा गया लोकसभा में। लोकसभा ने इसको पास कर दिया। 23 दिसंबर 1992 को रखा गया ये राज्यसभा में और राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। 23 दिसंबर के बाद 20 अप्रैल को 1993 में, यानी 20 अप्रैल 1993 को ये रखा गया राष्ट्रपति की टेबल पर। राष्ट्रपति ने भी इसको पास कर दिया और 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम नगरीय व्यवस्था की बात करें, ये नगरीय व्यवस्था है। नगरीय व्यवस्था, यदि हम नगरीय व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था, यदि हम पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के नाम से जानी जाती है और नगरीय व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन 1992 के नाम से जानी जाती है। इनके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की तीनों की डेट्स बिल्कुल सेम है। 22 दिसंबर 23 दिसंबर, 20 अप्रैल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इनको जो लागू करने की जो डेट है, लागू करने की जो तिथि है वो अलग अलग है।
24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। इसीलिए नगरीय व्यवस्था की अगर दिवस की बात करते हैं तो 1 जून को मनाया जाता है, और पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये मनाना कब से प्रारंभ किया गया है? पंचायती राज दिवस। यदि हम पंचायती राज दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। यानी प्रतिवर्ष कब से मनाया जा रहा है? 2010 से 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये संवैधानिक संशोधन हुआ है, और संवैधानिक संशोधन होने के बाद में ये संविधान में किस भाग में, किस अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेद संबंधित हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्लास यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें लक्ष्मीमल सिंह भी की सिफारिश पर यह सब हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हटाते हैं, और यदि अब हम बात करते हैं इसके संवैधानिक दर्जा की, यानी संविधान में जब दर्जा दिया गया इसको, तो इससे कहां पर कौन कौन सा भाग, कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों संवैधानिक दर्जा, यदि हम संवैधानिक दर्जा की बात करें तो संवैधानिक दर्जा मिलने से पंचायती राज के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे भाग की, यानी कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग जोड़ा गया 9। ये भाग पेपर में इस तरीके से भी आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है। यानी संविधान में भाग 9 में पंचायती राज संस्थाओं का गठन उल्लेख किया गया है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद 243 से 243 से 243 तक पंचायती राज संस्थाओं के बारे में उल्लेख है। यदि हम इन आर्टिकलों की बात करें तो ये जो आर्टिकल है इन अनुच्छेदों की संख्या है 16। 243 एक खुद है, एक ए से लेकर ओ तक है, ए से लेकर ओ तक 15 और खुद 243। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से आर्टिकल कितने हैं? 16। और यदि हम बात करें अनुसूची की, यानी पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अनुसूची 11 संबंधित है इससे। और यदि हम बात करें कि ये जो बना है तो इसमें कितने विषय हैं, तो विषय मेरे प्यारे दोस्तों 29, यानी 29 विषय हैं पंचायती राज संस्थाओं में। और यदि हम बात करें कौन सा संविधान संशोधन है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। एक क्वेश्चन अभी आया नहीं है लेकिन आने के चांस है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, जब ये किया गया तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री, यानी देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी
नरसिम्हा राव। ये नया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री पूछे पीवी नरसिम्हा राव। अगर भाग पूछता है तो भाग 9 है, अनुच्छेद 243 से 243 तक। अनुसूची पूछ रहा है तो 11 है, और विषय पूछ रहा है इसमें 29, और संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। अब हम बात करते हैं इसके अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेदों की बात करते करते पहले हम इनसे बारे में जानना चाहते हैं इसका बेसिक, यानी ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया है, और मिला है तो ये संवैधानिक ये जो संस्था है ये कैसी संस्था है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये संस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय संस्था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिस्तरीय। यह संस्था कैसी है? त्रिस्तरीय। यदि हम त्रिस्तरीय संस्था की बात करें, नंबर 1 ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, नंबर 2 ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, नंबर 3 जिला लेवल पर जिला पंचायत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ पे पंचायती राज संस्था कैसी है? त्रिस्तरीय। 3 स्तर है इसके, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति है, फिर जिला लेवल पर जिला पंचायत है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कई कई राज्यों में ये 4 स्तरीय है। जैसे पश्चिम बंगाल में ये 4 स्तरीय, किसी राज्य में ये 2 स्तरीय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है। इससे संबंधित भाग, इससे संबंधित आर्टिकल, इससे संबंधित अनुसूची, और इसमें कितने विषय हैं, कौन सा संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके संबंधित आर्टिकलों की। संबंधित जो आर्टिकल है उनकी हम बात करेंगे। तो संविधान का आर्टिकल 243, दोस्तों आर्टिकल 243 में ग्राम सभा का गठन किया गया है। यानी ग्राम सभा, आर्टिकल 243 में ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पेपरों में आता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि ग्राम सभा ग्राम सभा क्या होती है, किसे ग्राम सभा कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राम सभा, इसमें 4-5 पॉइंट है। नंबर 1, ग्राम सभा क्या है? तो एक पंचायत में जो भी गांव आता है, सुनना ध्यान से, एक पंचायत में जो भी गांव आता है या जो भी गांव आते हैं, उनमें रहने वाले मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाता है। यानी अक्सर करके देखा होगा, एक पंचायत में एक गांव होता है, एक पंचायत में 2 गांव होते हैं या 2 से अधिक गांव होते हैं। तो जहां पंचायत में 2 या 2 से अधिक गांव होते हैं, या पंचायत में जो भी गांव आते हैं, उनमें जो मतदाता होते हैं, उन मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि 1 साल में कम से कम 2 बैठक होना तय है। कम से कम 2 बैठक होंगे। 2 बैठकों में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि 1 साल में 2 बैठक होना तय है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि जो ग्राम सभा की मीटिंग
तभी होगी। यानी ग्राम सभा का गणपूर्ति कोरम क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राम सभा का गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है। एक ग्राम पंचायत में जो भी गांव आता है या जो भी गांव आते हैं। दूसरे नंबर, एक साल में कम से कम 2 बैठक होंगी। तीसरी, बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच करेगा। एक वर्ष में 2 बैठक, एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक। और चौथा पॉइंट है कि ग्राम सभा का गणपूर्ति कोरम क्या होगा? गणपूर्ति कोरम, तो गणपूर्ति कोरम होगा 1/10। इससे ही संबंधित आर्टिकल 243A। यदि हम 243A की बात करें, इसमें पंचायती राज संस्था के कार्य का उल्लेख है। यानी ये क्या करेगी, इसका संवैधानिक दर्जा हो गया इसका काम क्या होगा? तो आर्टिकल 243A में क्लियर लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्था वही कार्य करेगी जो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। राज्य का विधानमंडल, यानी राज्य का विधानमंडल, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 243A में कि पंचायती राज संस्था वही काम करेगी जो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 243 में यही लिखा हुआ है और इसमें ही यही क्लियर किया गया है कि ये जो त्रिस्तरीय है, ये त्रिस्तरीय संस्थाएं होती हैं। ये ब्लॉक लेवल पर क्षेत्रीय पंचायत होती है, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होती है और जिला लेवल पर जिला पंचायत होती है। हमारे यहाँ पे ग्राम लेवल पर सरपंच यानी प्रधान की नियुक्ति होती है और पंचायत लेवल पर क्षेत्रीय पंचायत पे ब्लॉक प्रमुख की नियुक्ति होती है और जिला पंचायत पे जिला पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे संबंधित आर्टिकलों के बारे में जो मेन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण बोले रिजर्वेशन। ये पंचायती राज संस्थाओं में किस तरीके से आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण की अगर हम बात करें, SC व ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर, SC व ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और यदि हम बात करें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। जितने भी व्यक्ति खड़े होंगे, उम्मीदवार खड़े होंगे, उनका 1/3 महिलाएं खड़ी होंगी, यानी 1/3 महिलाएं खड़ी होंगी। और इसमें OBC के लिए कहा गया है कि OBC को आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये इस बात को राज्य का विधानमंडल तय करेगा। यानी OBC का आरक्षण की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य के विधानमंडल पर है। SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और OBC के आरक्षण की जिम्मेदारी राज्य पर निर्धारित है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं आर्टिकल 243F। 243F में योग्यताओं का उल्लेख है। यानी 243F में क्या दे रखा है? योग्यता। जो उम्मीदवार होगा पंचायती राज संस्था में, जो उम्मीदवार होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो संविधान में आर्टिकल F में केवल ये लिखा हुआ है कि जिसकी उम्र, न्यूनतम उम्र कितनी होगी? 21 वर्ष होगी।
यानी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। वह सरपंची का चुनाव लड़ सकता है, वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, वह जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता है, वह क्षेत्रीय पंचायत सदस्य बन सकता है, वह ब्लॉक प्रमुख सदस्य बन सकता है, ब्लॉक प्रमुख बन सकता है। तो न्यूनतम आयु कितनी दे रखी है, 21 वर्ष दे रखी है। और इसमें आर्टिकल 243F में लिखा हुआ है कि अन्य योग्यताओं की जिम्मेदारी राज्य के विधानमंडल पर छोड़ी गई है। यानी अन्य योग्यताओं की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य विधानमंडल की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य विधानमंडल की जब बात आती है तो अन्य योग्यताओं के बारे में हम बात करें कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। पंचायती राज संस्थाओं में 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। और राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया है। यानी शैक्षणिक योग्यता भी करने वाला राजस्थान है और 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ने देगा, ये भी पहला राजस्थान है। यानी राजस्थान ने शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है और 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ने पर रोक लगा दी है। यानी चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है कि चुनाव नहीं लड़ सकते 2 से अधिक संतान होती है। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं महिलाओं के आरक्षण की बात करूं, महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य। यानी संविधान में तो 1/3 महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला यदि कोई पहला राज्य है तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। उसके बाद में कई राज्यों ने महिलाओं को 50% यानी महिलाओं की भागीदारी लाने के लिए, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में भाग लेने के लिए कई राज्यों ने बढ़ा करके 50% कर दी। लेकिन जब ये राज्य 50% दर्जा देने लग गए, इनको आरक्षण देने लग गए, तो फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हमें इसको संविधान में ही इसको दर्जा, संवैधानिक दर्जा ही इसको दे दें कि महिलाओं की भागीदारी 50% होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 110वां संविधान संशोधन किया गया, 110वां संविधान संशोधन किया 2009 में। 2009 में संविधान संशोधन करके महिलाओं को आरक्षण कितना दे दिया, 50%। अब महिलाओं को आरक्षण वर्तमान में कितना है, 50%। यदि राज्य की बात करें, कौन सा राज्य जिसने महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण दिया था पंचायती राज संस्थाओं में, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम आर्टिकलों की बात करते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बात करते हैं आगे आर्टिकलों के बारे में। आगे आर्टिकलों में क्या क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण आर्टिकलों के हम बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 243 ई। यदि हम 243 ई की बात करें तो ये जो 243 ई है, इस आर्टिकल में कार्यकाल यानी कार्यकाल के बारे में बताया गया है। क्वालिफिकेशन होगी, कार्यकाल क्या होगा। यानी 243 ई में पंचायती राज संस्थाओं के जो उम्मीदवार होंगे उनका कार्यकाल है। कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष दिया गया है। यानी पहले 5 वर्ष दिया गया है। अब वो 5 वर्ष तो पहले भी था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में 5 वर्ष कार्यकाल देने से क्या फायदा हो गया। तो संवैधानिक दर्जा देने की बात यह कि पहले जो पंचायती राज संस्था थी जिनका संविधान में उल्लेख नहीं था, उस समय जब चाहती राज्य सरकारें तब उसको भंग कर देती, जब चाहती तब उसको भंग कर देती। लेकिन ये संवैधानिक जब से दर्जा दिया गया है, क्या पावर है इसकी। 243 ई में कार्यकाल 5 वर्ष है। इस कार्यकाल में यदि पद रिक्त होता है या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है या
वह इस्तीफा दे देता है, यानी वो पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है 5 वर्ष के अंतर। तो इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है नए चुनाव 6 माह में करवाने होंगे। ये होती है संवैधानिक पावर, यानी 5 वर्ष के अंदर यदि पद रिक्त होता है, मृत्यु हो जाती है उम्मीदवार की या इस्तीफा दे देता है, तो नए चुनाव 6 माह में होंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 243 में। अगले नए आर्टिकल की बात करें 243 जी। ये जो 243 जी है, इस 243 जी में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख दे रखा है, यानी पंचायती राज संस्था क्या कार्य करेगी वो किस आर्टिकल में दे रखे हैं 243 जी में। 243 जी को मैं एक समान तरीके से जी नहीं कह रहा, ये 243 जी है। इसमें कार्य दिए रखे हैं और कार्य कितने हैं पंचायती राज संस्थाओं में 29। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्य हैं 29, उनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में 243 जी में। और यदि मैं बात करूं ये 29 के 29 कार्य आपको कहां देखने को मिलेंगे तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 29 के 29 कार्य किसी पंचायत राज संस्था को देना न देना ये राज्य के विधानमंडल पर तय किया गया है। और यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 आई, ये जो 243 आई है कार्यकाल भी होगा, कार्य भी हो गया। अब कार्य करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। इस पंचायती राज संस्था के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यानी एक सरकार केंद्र में है, एक सरकार राज्य में है, इनके लिए भी पैसे की व्यवस्था की जाती है, वित्त आयोग है। उसी तरीके से इस पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग की है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है कहाँ पर आर्टिकल 243 आई में, यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन सा वित्त, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में 243 आई में। और ये नगर निगम से बात करें 74 में संविधान संशोधन के द्वारा, वहां राज्य वित्त आयोग का उल्लेख नगर निगम के लिए वो 243 वाई में है और यहाँ पे 243 आई में। फिनांस कमीशन, यदि हम दोनों को जोड़ के बात करें आई वाई फाई, आई वाई फाई का मतलब है आई में राज्य पंचायती राज संस्था का, वाई में नगर निगम का और फाई का मतलब है फाइनेंस कमीशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों 243 आई आपकी समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें 243 एच की, ये जो 243 एच है इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है, यानी पंचायती राज संस्था किस आर्टिकल के अनुसार कर लगा सकती है। तो किस आर्टिकल के अनुसार कर लगा सकती है 243 एच के अनुसार। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम 243 के की बात करें, ये जो 243 के है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख दे रखा है। किस आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराना किसका कार्य है, राज्य निर्वाचन आयोग का। 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराएगा। अब बात आती है कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका पद नाम है, पद नाम, यानी इसका पद नाम क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये कैसी संस्था है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसमें एक सदस्य है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 अन्य चुनाव आयोग। और ऐसे हम बात करें ये जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, राज्य का चुनाव आयोग होता है, वह एक सदस्यीय संस्था है
और इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की योग्यता की बात करूं, इसकी जो योग्यता है वो IAS भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। कौन होगा इसमें, कौन बैठेगा, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS ऑफिसर इसमें राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल है मैन आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे के संबंधित जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कुछ नए आपको पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे की जानकारी देता हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मेन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके अनुसार चुनाव किस किस राज्य में नहीं होता है, यानी पंचायती राज संस्थाओं से चुनाव किस राज्य में नहीं होता। या सीधी बात करें कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किस किस राज्य में लागू नहीं है, या किस किस राज्य के, कई राज्य तो ऐसे हैं कि उनके कुछ क्षेत्रों में 73वें संविधान संशोधन से चुनाव नहीं होता। उसके लिए एक अलग एक्ट बना जिसका नाम है पैसा है, इस तरीके से उसका नाम है। यदि हम बात करें कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है कहाँ कहाँ लागू नहीं है, 73वां संविधान संशोधन 1992, ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, ये कहाँ कहाँ लागू नहीं है। तो लागू की अगर हम बात करें तो ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यानी ये 3 राज्य हैं। ये 3 राज्य यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू नहीं है। और यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, और यदि हम बात करें मणिपुर का स्वायत्त शासी क्षेत्र, ये यहाँ पर लागू नहीं है। कि 73वां, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किस राज्य में लागू नहीं है, तो नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं होते। और ये बात है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर ये जो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायत, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है जिसमें ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, और जिला लेवल पर जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत। ये कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर ये बीच वाली ब्लॉक लेवल की पंचायत नहीं होगी। वहां केवल क्या होगी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगी। 20 लाख से कम जिस राज्य की जनसंख्या है वहां पर ब्लॉक स्तर की पंचायत नहीं होगी। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और मणिपुर का स्वायत्त शासित क्षेत्र, यानी इन राज्यों के अलावा भी भारत में 11 राज्य ऐसे हैं वहां किसी, ये तो पूरे राज्य है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, लेकिन 11 राज्य ऐसे जहां कुछ क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बोल रहे होंगे फिर वहां चुनाव कैसे होता होगा।
तो वहां जो चुनाव होता है वो पैसा एक्ट 1996 के अनुसार चुनाव होता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पैसा एक्ट है 1996 में ये लागू हुआ 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ये पैसा एक्ट के अनुसार ही जहां पंचायती राज संस्थाओं में 73वां संविधान संशोधन से चुनाव नहीं होता है, वहां पर पैसा एक्ट से चुनाव होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ छोटी सी बातें हैं, उसके साथ ही हम इसको समाप्त करने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमने अभी राज्य निर्वाचन आयोग कराया, उसका जो पद है उसमें जो एक सदस्य है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उसको नाम से जाना जाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से। उसका कार्यकाल पेपर में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम स्पष्ट कर दूं कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का उल्लेख नहीं दे रखा है, लेकिन उसको दिया गया राज्य के विधानमंडल के अनुसार उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। जो भी पहले हो पद से हट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे संबंधित छोटी मोटी जानकारी हम आपको अभी देते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है आपको अच्छी लग रही है, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिए और मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की बातें हम बताते हैं। अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप पूछ रहे हैं ये पैसा क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पैसा के बारे में बताऊं। ये जो पैसा है, पैसा एक्ट 1996, ये जो पैसा है 1996 ये लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो इसको अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996, इसका पूरा नाम है अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996, इसका पूरा नाम है। इसका मतलब यह कुछ क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वहां पर पैसा एक्ट से ही चुनाव कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।